हेलो स्टूडेंट, विद्यार्थी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम राज्य की अवधारणा के बारे में हम समझेंगे कि राज्य की अवधारणा क्या है। अब जब संविधान पढ़ते हैं ना, तो बार बार राज्य शब्द का जिक्र होता है। आज हम समझते हैं कि ये राज्य होता क्या है ना। तो राज्य को हम दो तरीके से समझते हैं। एक संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान में, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में राज्य होता क्या है, और हमारे संविधान के आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। पहले हम समझते हैं कि संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान में राज्य को कैसे परिभाषित किया गया है ना। तो देखो, राज्य होता क्या है। राज्य कहते किसे हैं? तो राज्य एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है ना। राज्य एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। राजनीतिक अवधारणा को राज्य कहा जाता है। राजनीतिक अवधारणा को राज्य कहते हैं। इसके चार तत्व होते हैं। चार एलिमेंट होते हैं। इसके चार तत्व होते हैं। क्या क्या तत्व होते हैं? पहला, संप्रभुता प्लस जनसंख्या प्लस भूभाग प्लस सरकार या शासन व्यवस्था। ये सरकार के तत्व हैं। अगर ये चारों तत्व नहीं हैं तो राज्य नहीं कहलाएगा। राज्य होने के लिए संप्रभुता का होना आवश्यक है। यदि किसी के पास संप्रभुता नहीं है तो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। आखिर ये संप्रभुता होता क्या है? संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, मतलब किसी के नियंत्रण में ना होना। किसी के नियंत्रण में ना होना। किसी के नियंत्रण में ना होना अर्थात मान लो भारत एक संप्रभु राज्य है, एक संप्रभुता राज्य है भारत। तो भारत सर्वोच्च सत्ता है। भारत पास अपनी एक सर्वोच्च सत्ता है। मतलब जब भारत कानून का निर्माण करता है तो अन्य देश भारत पर दबाव नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि भारत पास अपनी एक संप्रभुता है। हम संप्रभु राज्य हैं, इसलिए किसी भी राज्य होने के लिए संप्रभुता का होना आवश्यक है। यदि किसी के पास संप्रभुता नहीं है तो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा, है ना। दूसरा एलिमेंट है जनसंख्या। राज्य होने के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है। यदि जनसंख्या नहीं है तो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा में लोग नहीं रहते, इसलिए चंद्रमा राज्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है, वहाँ लोग नहीं रहते, इसलिए अंटार्कटिका राज्य नहीं है। लेकिन ग्रीनलैंड एक छोटा सा द्वीप है जहाँ लोग रहते हैं, इसलिए ग्रीनलैंड राज्य की परिभाषा में आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं श्रीलंका को जनसंख्या विहीन कर दूं तो श्रीलंका राज्य नहीं कहलाएगा, है ना। इसलिए राज्य कहलाने के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है ना। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है भूभाग। जमीन का टुकड़ा तो चाहिए ही। हम हवा में राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते, है ना। इसलिए तीसरा महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है भूभाग का होना। और चौथा महत्वपूर्ण तत्व होता है सरकार, अच्छी शासन व्यवस्था का होना, है ना। क्योंकि सरकार राज्य का तंत्र होता है, राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने का कार्य करता है, राज्य के लिए नीतियों का निर्माण करता है। कौन? सरकार। ये सरकार के तत्व हैं। सरकार एक राज्य के तत्व हैं। राज्य एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अब हम समझते हैं कि हमारे संविधान में राज्य को कैसे परिभाषित किया गया है। अभी हम जो देखें
कि राज्य की अवधारणा, ये संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान की बात करेंगे, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में कैसे राज्य को परिभाषित किया गया है ना। अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान में राज्य को कैसे परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य होता क्या है। जरा सोचो, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में राज्य को परिभाषित किया गया है, लेकिन ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी कि हमारे संविधान के आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 में राज्य को क्यों परिभाषित किया गया? तो आपको पता है कि भाग 3, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है ना। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध हमको प्राप्त हैं, इसलिए पता तो होना चाहिए कि राज्य है कौन, ये राज्य में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसलिए राज्य को परिभाषित किया गया है। तो देखते हैं कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होते हैं, है ना। तो पहला है केंद्रीय सरकार एवं संसद। केंद्रीय सरकार एवं संसद, केंद्रीय सरकार एवं संसद राज्य है। राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल एवं राज्य विधानमंडल राज्य है। तीसरा, भारत राज्य क्षेत्र के अधीन, भारत राज्य क्षेत्र के अधीन स्थानीय प्राधिकारी राज्य है। चौथा, अन्य प्राधिकारी राज्य है। ये सब राज्य के परिभाषा में आते हैं, है ना। केंद्रीय सरकार एवं संसद राज्य है। केंद्रीय सरकार में कौन कौन शामिल होता है? केंद्रीय सरकार में शामिल होता है आपका राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति भी राज्य है। अकेला राष्ट्रपति राज्य की परिभाषा में आएगा। केंद्रीय सरकार में शामिल होता है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति भी राज्य है। केंद्रीय सरकार में शामिल होता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री भी राज्य है। जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो सब के सब राज्य हैं। जैसे ए नामक कोई व्यक्ति को मैं मंत्री बना दिया तो राज्य कहलाएगा। जैसे ये मंत्री पद से हटा तो राज्य नहीं कहलाएगा। जितने भी मंत्री परिषद हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ये सब के सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। इसलिए इनके गाड़ी के नंबर प्लेट में लिखा रहता है भारत सरकार। आखिर भारत सरकार क्यों? क्योंकि ये राज्य की परिभाषा में आते हैं, है ना। उसके बाद अगला है संसद। अब जो संसद है, संसद भवन है, वो राज्य है। संसद के 2 हाउस हैं, लोकसभा, तो लोकसभा भी राज्य है, राज्यसभा, तो राज्यसभा भी राज्य है ना। उसी प्रकार राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल, तो राज्य सरकार में जो जो शामिल होते हैं, जैसे राज्यपाल राज्य है, मुख्यमंत्री राज्य है ना। राज्य मंत्री परिषद में जो जो मंत्री हैं, सब के सब राज्य है ना। राज्य विधानमंडल में 2 हाउस होते हैं, विधानसभा राज्य है, विधान परिषद भी राज्य है ना। ठीक है। जो स्पीकर होते हैं लोकसभा या विधानसभा के, जो स्पीकर होते हैं वो भी राज्य हैं। जो सभापति होते हैं वो भी राज्य हैं, है ना। अगला देखते हैं भारत राज्य क्षेत्र के अधीन
स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्राधिकारी क्या होता है ना। तो पहले हम समझते हैं कि प्राधिकारी कहते किसे हैं। प्राधिकारी होता क्या है? जिसे कानून आदेश अधिसूचना जारी करने तथा उसका क्रियान्वयन कराने का अधिकार प्राप्त हो वो राज्य कहलाएंगे। मतलब प्राधिकारी का मतलब होता है जिससे कानून आदेश अधिसूचना जारी करने का तथा उनका क्रियान्वयन कराने का, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराने का अधिकार प्राप्त हो वो राज्य कहलाएंगे। जैसे जिला का एक कलेक्टर होता है, कलेक्टर आदेश देता है, कलेक्टर छोटे लेवल पर कानून का निर्माण भी करता है और कलेक्टर ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी कराता है, इसलिए कलेक्टर राज्य है ना। जितने भी ग्राम पंचायत हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन जितने भी ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत छोटे लेवल पे कानून का निर्माण करता है, ग्राम पंचायत आदेश भी देता है, इसलिए ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी कराता है, इसलिए जितने भी ग्राम पंचायत हैं वो राज्य हैं। जितने भी जनपद पंचायत हैं वो राज्य हैं। जितने भी जिला पंचायत हैं, नगर निगम है, नगर पालिका हैं, ये सब के सब राज्य हैं। जितने भी IPS अधिकारी हैं, जितने भी आपके तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, ये सब के सब राज्य की परिभाषा में आते हैं, है ना। अब चौथा है अन्य प्राधिकारी क्या होता है। अन्य प्राधिकारी कहते किसे हैं? तो अन्य प्राधिकारी का मतलब होता है अन्य प्राधिकारी का मतलब होता है ऐसी संस्थान या संगठन जिसका गठन संविधान द्वारा या संसदीय अधिनियम से हुआ है। अधिनियम से हुआ है, राज्य कहलाएंगे। ऐसे संस्थान या संगठन जिसका गठन या तो संविधान द्वारा या संसदीय अधिनियम से हुआ है, राज्य कहलाएंगे। जैसे संविधान द्वारा, ऐसे संस्थान या संगठन जिसका गठन संविधान द्वारा हुआ है, जैसे चुनाव आयोग का गठन संविधान द्वारा हुआ है, इसलिए चुनाव आयोग राज्य है। वित्त आयोग का भी गठन संविधान द्वारा हुआ है, इसलिए वित्त आयोग भी राज्य है। ST/SC/OBC कमीशन, इसका गठन संविधान द्वारा हुआ है, इसलिए ST/SC/OBC कमीशन भी राज्य है। आपके जो UPSC हैं और आपको जो PSC हैं, इसका भी गठन संविधान द्वारा हुआ है, इसलिए UPSC और PSC भी राज्य हैं। उसके बाद बोला है कि ऐसी संस्थान या संगठन जिसका गठन संसदीय अधिनियम से हुआ है। संसदीय अधिनियम अर्थात संसद में कानून पास करके संस्थान या संगठन का निर्माण किया गया है, वो राज्य की परिभाषा में आएंगे। अर्थात जैसे आपके RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका गठन संसदीय अधिनियम से हुआ है, इसलिए RBI भी राज्य है। जैसे आपके SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी गठन संसदीय अधिनियम से हुआ है, वो राज्य कहलाएंगे। मतलब ऐसी बैंक जिसका गठन संसदीय अधिनियम अर्थात संसद में कानून पास करके किया गया है, वो राज्य कहलाएंगे। सभी बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका गठन संसदीय अधिनियम से हुआ है ना। जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर हैं, PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी उपक्रम, जिसका गठन संसदीय अधिनियम से हुआ है, वो राज्य कहलाएंगे। जैसे NTPC,
बीएसपी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सब के सब राज्य हैं, है ना। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका गठन संसदीय अधिनियम से हुआ है, इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य है ना। इसलिए एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है संविधान में उल्लिखित, संविधान में उल्लिखित, संविधान में उल्लिखित अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी की पुनर्गठन की आवश्यकता है, पुनर्गठन की आवश्यकता है, आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए, यह आपका क्वेश्चन है। संविधान में उल्लिखित अन्य प्राधिकारी के पुनर्गठन की आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए, यह आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब जो अन्य प्राधिकारी है, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब अन्य प्राधिकारी का मीनिंग आपको क्लियर हो कि अन्य प्राधिकारी कहते किसे हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संविधान में उल्लिखित, संविधान में उल्लिखित, उल्लिखित अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, प्राधिकारी की पुनर्गठन, पुनर्गठन की आवश्यकता है, आवश्यकता, आवश्यकता है। इस कथन के आलोक में, इस कथन के आलोक में, आलोक में चुनाव आयोग की समीक्षा कीजिए, चुनाव आयोग की समीक्षा कीजिए, समीक्षा कीजिए। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आज भी मैं बेसिक अवधारणा दिया हूँ कि राज्य होता क्या है, राज्य से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। आगे हम डिस्कस करेंगे अन्य टॉपिक पे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।